अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। सबसे पहले हमारे नाज़रीन को रमज़ान मुबारक की खुशियां मुबारक हों। हम दुआ करते हैं कि ये रमज़ान हमारे लिए, हमारी फैमिलीज़ के लिए, मुल्क के लिए और मुस्लिम उम्मा के लिए रहमतों से भरा हुआ हो। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। बलूचिस्तान में गैस के नए कुएं से पैदावार का आगाज़ हो गया है और ये 36वां कुआं है जिससे गैस का एक बड़ा ज़ख़ीरा सिस्टम में शामिल हुआ है। कितने मिलियन क्यूबिक फीट गैस हासिल हो रही है और मज़ीद क्या तफसीलात आपसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, पंजाब में वाक़ टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग के तमाम इंस्टीट्यूट्स को ऑनलाइन कर दिया गया है। तलबा ऑनलाइन यहाँ पर एडमिशन्स ले सकते हैं, फिर तालीम हासिल करेंगे और ऑनलाइन ही सर्टिफिकेट भी हासिल कर सकते हैं। इसे प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। बलूचिस्तान में गैस के नए ज़ख़ीरे को सिस्टम में शामिल कर दिया गया है। उच्च गैस फील्ड में मौजूद उच्च 36 नामे कुएं को सिस्टम में शामिल किया गया है, जिसके लिए 1 किलोमीटर तवील 8 इंच कोतर की नई पाइपलाइन बिछाई गई है। इस कुएं से 7.3 मिलियन क्यूबिक फीट गैस रोज़ाना सिस्टम में शामिल होना शुरू हुई है, जो कि उच्च गैस प्रोसेसिंग प्लांट के बाद प्रोसेस होके उच्च पावर प्लांट में जाती है और वहाँ से ये बिजली पैदा करती है। अब ये जो कुआं है, इसके लिए 1275 मीटर की गहराई तक जाया गया, तब जाकर यहाँ से गैस दरियाफ्त हुई है। याद रहे, पिछले साल नवंबर 2024 में उच्च 35 नामे कुएं से गैस की पैदावार सिस्टम में शामिल हुई थी। इसी गैस फील्ड में मौजूद वो कुआं है। वो 1345 मीटर की गहराई पर जाकर गैस ढूंढने में कामयाब हुआ था। वहाँ से 5 मिलियन क्यूबिक फीट गैस रोज़ाना हमें हासिल हो रही है। उस कुएं से गैस हासिल करने के लिए 1.2 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाई गई थी, जो 8 इंच कोतर की है। गैस फील्ड्स के अंदर होता यह है कि एक गैस के इलाके के अंदर एक गैस का पूरा ब्लॉक जो होता है, मुख्तलिफ जगह पर सर्वेस के बाद कुएं खोदे जाते हैं और एक सेंट्रल गैस प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जाता है। उन कुओं से जो भी गैस निकलती है उसे पाइपलाइन के ज़रिए गैस प्रोसेसिंग प्लांट तक लाया जाता है। यहाँ पर उस गैस की सफाई होती है, उसमें मौजूद ख़तरनाक मादे जो हैं, केमिकल्स जो हैं, उन्हें निकाल लिया जाता है। अगर तो वो हाई BTU गैस हो, क्योंकि आम गैस जो कि घरों में इस्तेमाल हो सकती है, तो उसे मेन ट्रांसमिशन लाइन में डाल दिया जाता है, जिसके ज़रिए हमारे घरों तक पहुँचती है। और अगर वो लो BTU गैस हो, जैसी कि हमारे उच्च गैस फील्ड में है, तो उस गैस को गैस प्रोसेसिंग प्लांट से प्रोसेस करवाने के बाद वहाँ मौजूद एक पावर प्लांट में भेजा जाता है। वो पावर प्लांट स्पेशली डिज़ाइंड ही लो BTU गैस के लिए होता है, ऐसी गैस जिसका दर्जा हरारत कम होता है, जो निस्बतन ठंडी गैस होती है। हमारे घरों में जो गैस है उसका BTU लेवल 900 होता है। उच्च में जो वाक़ई जो ज़ख़ीर है वो कोई 400-450 BTU पे हैं, यानी कि रिक्वायरमेंट से आधे हैं। तो इनसे फ़िलहाल हम लोग सिर्फ हम हासिल करें गैस बिजली पैदा करने के लिए। अब ये गैस फील्ड बहुत पुरानी है। यहाँ पर पहली डिस्कवरी 1955 में हुई थी, लेकिन 1955 से लेकर 1980 तक इस गैस फील्ड को डेवलप ही नहीं किया गया, दो वजूहात की वजह से। एक, मुल्क में गैस की इतनी डिमांड नहीं थी, तो जो हमारे पास सुई गैस फील्ड थी, दीगर गैस फील्ड थी, वहीं से गैस हासिल की जाती रही। दूसरी बड़ी वजह, यहाँ पर जो गैस थी वो लो BTU थी, तो उसे सिस्टम में शामिल नहीं किया जा सकता था, वो घरों में इस्तेमाल नहीं हो सकती फैक्ट्रियों में। तो उसके लिए फिर एक पावर प्लांट स्पेशली डिज़ाइन करवाया गया और यह गैस अब उस पावर प्लांट में जा रही है जहाँ से हमें गैस मिलती है। कुछ 400-450 मेगावाट का पावर प्लांट है। इस गैस फील्ड से 220 मिलियन क्यूबिक फीट रोज़ाना गैस हासिल होती थी, उसे अब 380 मिलियन क्यूबिक फीट तक बढ़ाया जा रहा है। उस सिलसिले में 15 नए कुएँ जो हैं वो खोदे गए हैं। कुछ सक्सेसफुल रहे, कुछ नहीं सक्सेसफुल रहे, लेकिन ये जो 160 मिलियन क्यूबिक फीट की गैस का एडिशन है, उससे हमारे यहाँ जो लोकल गैस है उससे बिजली पैदा करने की सलाहियत ज़रूर पड़ी है और यही हमें फ्यूचर में एक अच्छा बेनिफिट भी देगी। तो नाज़रीन, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, अगर हम उन्हें इस्तेमाल करें, उन्हीं पे फोकस रखें, इंपोर्टेड रिसोर्सेज की तरफ ध्यान ना दें, खा वो इंपोर्टेड गैस हो, इंपोर्टेड ऑयल हो, इंपोर्टेड पानी हो, इंपोर्टेड मशीनरी हो, इंपोर्टेड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कोई चीज़ भी हो, तो हम तभी तरक्की करेंगे। अगर हम लोकल चीज़ों को इग्नोर करेंगे और
जब हम इम्पोर्टेड चीज़ों की तरफ भागेंगे तो उसके लिए हमें डॉलर्स चाहिए होंगे। डॉलर्स हमारे पास सदियों से नहीं है, तो हम कैसे अपने कदमों पे खड़े हो सकते हैं। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पंजाब हुकूमत ने फ़नी तालीम के लिए, जिसमें टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग दोनों शामिल है, ऑनलाइन पोर्टल का आगाज़ कर दिया है। ईजी और फास्ट तरीका है। इसके ज़रिए तलबा अपने अपने घरों में बैठे हुए ऑनलाइन चेक कर सकते हैं उनके घर के करीब तरीन कौन सा इंस्टीट्यूट है, कौन कौन से कोर्सेज वो ऑफ़र कर रहा है। फिर ऑनलाइन ही वहाँ पर एडमिशन्स ले सकते हैं। आप तो जानते हैं कि टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं होता एडमिशन्स के लिए। एक छोटा सा बुनियादी क्राइटेरिया होता है एलिजिबिलिटी का, उम्र के लिहाज से थोड़ी बहुत जो तालीम आपने हासिल की होती है, अगर आपके पास तो थोड़ा बहुत तजर्बा है तो आप वहीं पर फीस जमा करवा के एडमिशन ले सकते हैं। अपने इंस्टीट्यूट में जाइए, वहाँ पे तालीम हासिल कीजिए, टेक्निकल कोर्सेज कीजिए, अपना प्रैक्टिकल कीजिए और मुस्तकबिल में आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं, वहाँ से मुख्तलिफ डिप्लोमास ले सकते हैं। तो ये एक अच्छा आगाज़ है। क्यों? पाकिस्तान के अंदर अब नौजवानों की बड़ी तादाद ऐसी है जिसकी तादाद करोड़ों में है, जो कि तालीम हासिल नहीं कर सके अपने हालात की वजह से, मुल्क के अंदर मौजूद कम वसाइल की वजह से। तो अब उन्हें हम तालीम नहीं दे सकते उस तरह, यानी अब उनको हम BA MA नहीं करवा सकते या कोई और जो डिग्री होती है प्रोफेशनल नहीं करवा सकते। हाँ, हम उन्हें बुनियादी थोड़ी बहुत तालीम दे सकते हैं जिसमें लिखना पढ़ना जान ले, वो अखबार पढ़ सकें, वो जान सकें कि लिखा क्या हुआ है उर्दू में, या जो उनके मुतलका ज़ुबान है, सिंधी है या पश्तो है। फिर वो उसके साथ साथ कोई ऐसा हुनर सीखें जिस हुनर की बुनियाद पर पूरी ज़िंदगी अच्छा रोज़गार कमाएं। वो खा इलेक्ट्रिशियन का काम हो, प्लम्बिंग का काम हो, ब्यूटिशियन का काम हो, टेलरिंग का काम हो, वो कोई भी काम हो सकता है। वो काम आप मुल्क में ही करवा सकते हैं इन लोगों से। और इन्हीं लोगों को अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे ह्यूमन रिसोर्स के तौर पे, तो वो एक आम अनपढ़ शख्स की बजाय 2-3 गुना ज़्यादा आमदन कमाएंगे। और वहाँ से जब वो आमदन कमाएंगे तो आपको रेमिटेंसेस भी ज़्यादा मिलेंगी। तो ये हमारे पास एक वायबल ऑप्शन है। और फिर इसके साथ ऑब्वियसली जो नए बच्चे हैं जो 3-4 साल की उम्र क्रॉस कर रहे हैं, उनकी तो हमें तालीमी सहूलियात वहाँ पहुँचानी है। लेकिन जो उस एज ब्रैकेट में आ गए हैं, यानी कि जिनकी उम्रें 10-12 साल से ऊपर होगी और उन्होंने तालीम हासिल नहीं की, उन्हें अब दोबारा से स्कूल दाखिल करवाना अफोर्ड नहीं करते, बल्कि उनके ख़ानदान अफोर्ड नहीं करते। फिर इस पोर्टल के ज़रिए सूबे के अंदर मौजूद 622 ऐसे गैर कानूनी टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स का भी बता दिया गया है जो कि इल्लीगल हैं, जिनकी डिग्री कहीं मानी नहीं जाएगी। तो वालिदैन को, तलबा को उन जो तमाम इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे बच से रहना होगा और कोशिश करनी होगी सिर्फ उन्हीं इंस्टीट्यूट में दाखिला लें जहाँ पर हुकूमत की जानब से मंजूरी है, वहाँ पर फीसिस भी कम है, वहाँ पर तलबा के साथ जो असातिज़ा हैं वो फुली ट्रेंड हैं। इन तलबा को वही कोर्सेज पढ़ाएं जो मार्केट के अंदर किसी काम के आएँ। तो नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।